हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर तथा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग आज देखेंगे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, राष्ट्रीय आय। यह ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे बहुत सारे मित्र को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे लोग इसे समझने में कठिनाई होती है, वो उलझ जाते हैं। तो आज उन सभी क्रिटिकल बिंदुओं पे इतना आसानी तरीके से समझेंगे कि याद भी हो जाए तथा इससे संबंधित एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो वह भी बन जाए। तो पढ़ाई इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि जब इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आए तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो आइए आज इन सभी बिंदुओं को हम लोग पढ़ते हैं और आपको हम यह बता दें कि यह सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप अर्थव्यवस्था में इंटरेस्टेड हैं, अर्थशास्त्र में इंटरेस्टेड हैं, या फिर किसी देश या किसी मुल्क के अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हैं तो उस समझ के लिए भी जरूरी है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद? कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है? देश की सीमा के बाहर की जाने वाली गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद, दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि क्या घरेलू सीमाओं के अंदर, घरेलू सीमाओं कहने का मतलब कोई भी देश, कोई भी मुल्क, कोई भी क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र यानी उस देश के सीमाओं के अंदर किसी वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वह क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। जिसमें क्या कहता है? जो उस देश या सीमा के बाहर जो गतिविधि होता है, जो आर्थिक गतिविधि होता है, उसमें उसको शामिल नहीं किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। यानी घरेलू, घरेलू कहने से ही तात्पर्य हो रहा है कि कोई निश्चित सीमा के अंदर, यानी कोई भी देश, कोई भी मुल्क के सीमाओं के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सेवाओं एवं वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं। जिसमें क्या कहता है? उसमें देश की सीमा के बाहर जो भी गतिविधि होता है उसमें उसको शामिल नहीं किया जाता है। उसका जो जीडीपी का होता है यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी 1 साल का गणना होता है। यानी 1 अप्रैल से लेकर क्या करते हैं 31 मार्च के बीच में इसे निकाला जाता है। यही होता है इसका वित्त वर्ष। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद? यह होता है कि जीडीपी में एक वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास घटाकर जब क्या किया जाता है, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष में जब मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तब क्या निकलता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल नहीं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो यह कैसे, या आपको यह लग रहा होगा कि मूल्य ह्रास क्या होता है? तो देखिए, मूल्य ह्रास वे वस्तुएं होती है जिनका उत्पादन किया जाता है, यानी जब वस्तुओं के उपयोग के दौरान क्या होती है, उसके मूल्य में कमी आती है। कारण क्या होता है कि वस्तुओं में घिसावट के कारण, टूटने फूटने के कारण उसके मूल्य में कमी होती है, वही मूल्य ह्रास कहा जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। तो यह जो है मूल्य ह्रास, इसका निर्धारण कौन करता है? हम और आप नहीं करते, इसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। और भारत में इसका मूल्य का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसके मूल्य का भारत में निर्धारण केंद्रीय एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसका? मूल्य ह्रास का निर्धारण। तो अगर हमको क्या निकालना है, शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है, तो जीडीपी में क्या करेंगे? डिप्रिसिएशंस, मूल्य ह्रास का इंग्लिश होता है डिप्रिसिएशन। तो सकल घरेलू उत्पाद में डिप्रिसिएशन को घटा देंगे तब क्या होगा? वह शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, इसका खासकर IMF, वर्ल्ड बैंक इसका उपयोग करती है समतुल्य देशों को तुलना करने में। उसके बाद है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? ग्रॉस मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली शुद्ध आय को जोड़कर प्राप्त होती है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाले आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। जो
सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि एक, इसको कहने का मतलब दूसरी भाषा हम समझ सकते हैं तो एक वित्त वर्ष में किसी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या होता है कि देश के बाहर यानी देश के सीमाओं के बाहर जो आर्थिक गतिविधि होता है उसमें इसको शामिल कर लिया जाता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू में क्या होता है, सिर्फ सीमाओं के अंदर, किसी क्षेत्र किसी मुल्क के सीमाओं के अंदर उत्पादित सेवाओं में वो वस्तुओं का मूल्य को रखा जाता है। इसमें बाहर, सीमा के बाहर क्षेत्र के आर्थिक गतिविधि को शामिल नहीं किया जाता है। परंतु क्या किया जाता है, जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश के सीमा के बाहर के जो आर्थिक गतिविधि होता है वह भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी जो मान लेते हैं हमारा देश भारत है, भारतीय लोग जब विदेश में आय करेंगे, वहाँ से आयकर का ऋण अगर आप भेजेंगे, चाहे निर्यात करेगा बाहर, तो उसमें क्या होगा, वह जीएनपी के अंतर्गत में आएगा। क्योंकि क्या किया जा रहा है, उससे बाहर जो गतिविधि, देश के बाहर, सीमा के बाहर जो गतिविधि होता है वह भी शामिल। तो आशा करते हैं जीडीपी जीएनपी में जो बेसिक अंतर क्या है कि जीडीपी में एक घरेलू कहने का स्पष्ट ही होता है, एक निश्चित सीमा के अंदर में रहता है। और जीएनपी में राष्ट्रीय उत्पाद जो क्या होता है, नेशनल डोमेस्टिक, ये तो एनडीपी हो गया। जीएनपी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जीडीपी में विदेशों से होने वाले आय को सम्मिलित करते हैं। यानी जीडीपी आप समझ गए होंगे, जिसमें विदेशों से आय इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और जैसे जीएनपी में, जीडीपी में विदेशों से होने वाली जब आय को जोड़कर जो प्राप्त किया जाता है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसमें देश के सीमाओं के बाहर की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इसे हम लोग देखेंगे कि जीएनपी किस प्रकार से निकाला जाता है। तो कहने का मतलब विदेशों से होने वाले आय के माध्यम, जब इसमें बोला गया है कि जीएनपी में क्या है, विदेशों से होने वाले आय के माध्यम को भी शामिल किया जाता है। किसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। तो विदेशों से होने वाले आय किन किन परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। अगर आप इसे ध्यान से समझ गए तो आने वाला टाइम में आशा करते हैं आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो विदेशों से प्राप्त होने वाला वह 2-3 परिस्थिति होता है जिसमें क्या होता है, विदेशों से आय प्राप्त होता है। पहला परिस्थिति है निजी प्रेषण। निजी प्रेषण का इंग्लिश हो गया प्राइवेट रेमिटेंस। तो निजी प्रेषण में क्या हो गया कि जब देश के लोग बाहर में जाकर, विदेशों में जाकर काम करते हैं, उसी तरह विदेशी लोग भी हमारे देश में आकर काम करते हैं, तो जो उनके बीच में आपसी जो लेन देन होता है, जो निजी लेन देन होता है, वही निजी प्रेषण के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्या है, दूसरा है विदेशों से होने वाले आय के माध्यम, विदेशी ऋण पर ब्याज। जो विदेशी यानी कहने का मतलब हो गया कि जब कोई देश किसी अन्य देश को ऋण प्रदान करता है तब उससे प्राप्त होने वाला ब्याज तथा अन्य देशों जो ऋण लिया है वह जो ब्याज देता है, यानी अन्य देशों के द्वारा ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज जो क्या होता है, का जो निवल मूल्य निकाला जाता है वह जीएनपी में शामिल होता है। तो समझ गए होंगे विदेशों से, जैसे मान लेते हैं आज बात की जाए भारत की स्थिति क्या है, तो भारत का स्थिति क्या है, वह अत्यधिक कर्ज लिया हुआ है, यानी जो विदेशी ऋण है भारत पर अत्यधिक है। तो इसलिए क्या है, भारत का जो जीडीपी है और जीएनपी, तो हमेशा उसका जीडीपी क्या है, वह अत्यधिक है। और जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि वही देश विकसित कर सकता है जिसका क्या हो, जीएनपी अधिक हो, लेकिन भारत का क्या है, वह जीडीपी अधिक है। कारण क्या है, विदेशों से अत्यधिक ऋण। उसके बाद है विदेशी अनुदान। ये विदेशी अनुदान क्या है, विदेशी अनुदान का मतलब हो गया आर्थिक सहायता, यानी किसी देश के द्वारा किसी अन्य देश को जो आर्थिक सहायता, वह किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, किसी संकट काल में जो आर्थिक अनुदान यानी जो दिया हुआ पैसा वापस नहीं लिया जाता, वही वो होता है विदेशी अनुदान। तो यह भी क्या हो रहा है, यह भारत के साथ में घटता जा रहा है, यह अनुदान क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो यही है विदेशों से प्राप्त होने वाला आय जो क्या होता है, जीएनपी में
यह महत्वपूर्ण घटक है। तो आइए किस प्रकार से हम जीएनपी निकालेंगे। तो जीएनपी निकालने के यहाँ पे 2-3 फार्मूला उसे भी ध्यान रखेंगे। एक जीएनपी है कि जीडीपी में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में क्या करेंगे, देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादन मूल्य तथा देश के बाहर देशवासियों द्वारा उत्पादन के मूल्य को अगर घटाते हैं तो जीएनपी निकल जाता है। और दूसरे माध्यम से जीएनपी किस प्रकार से और निकाला जा सकता है, जीएनपी से जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा जीएनपी, जिसकी चर्चा हम लोग अभी परिभाषा में किए कि अगर जीडीपी में विदेशों से प्राप्त होने वाले गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाए तो वह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं जीडीपी इक्वल टू विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो कौन कौन से माध्यम है, 3 माध्यम हम लोगों ने देखा, एक निजी प्रेषण यानी प्राइवेट रेमिटेंस, दूसरा हम लोगों ने देखा विदेशी ऋण पर ब्याज, और तीसरा हमने देखा क्या, विदेशी अनुदान यानी एक्सटर्नल ग्रांट्स। उसके बाद जीएनपी को और किस माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं, जीडीपी हो गया सकल घरेलू उत्पाद प्लस एक्स ए एम। यहाँ पर एक्स और एम क्या है, एक्स है कि निर्यात के द्वारा प्राप्त आय और देशी यानी देशवासियों को द्वारा विदेश में जाकर काम कर रहे लोगों के द्वारा भेजा गया आय, यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि देशवासियों के द्वारा अन्य देश से भेजा जाने वाला आय को घटाएंगे किस में, एम मतलब क्या हो गया कि आयात में व्यय मद, यानी जो हम कोई वस्तुओं को किसी अन्य देश से खरीदे उस पर जो हम व्यय दिए तो पैसा वापस गया उस कंट्री का। उसके बाद जो अन्य देश के जो देशवासी हैं वह हमारे देश में यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ से पैसा निकालकर वह अपने देश में भेजते हैं वह, तो दूसरे भाषा हम क्या कह सकते हैं कि अन्य देशवासियों के द्वारा हमारे देश से पैसा कमाकर वह अपने देश में भेजना को घटाएंगे तब क्या निकलेगा, जीएनपी निकलेगा। तो आशा करते हैं ये तीनों प्रमुख बिंदु आपको समझ में आया होगा। एक जीएनपी जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे की, तो जीएनपी को निकालने का 2-3 प्रमुख पॉइंट हैं, यानी जीएनपी को 2-3 तरीके से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। पहला तरीका हम लोगों ने देखा कि जब सकल घरेलू उत्पाद में क्या करेंगे, यानी देश के अंदर विदेशियों के द्वारा जो उत्पादन मूल्य है और देशवासियों के बाहर यानी देश के बाहर देशवासियों के द्वारा उत्पादन मूल्य, देश के द्वारा जो देश के हैं देशवासियों के द्वारा बाहर जो रह रहे हैं उनके द्वारा उत्पादन मूल्य, और अन्य देश के जो हैं हमारे देश में उनके द्वारा उत्पादन मूल्य को अगर जीडीपी में घटाएंगे तब क्या होगा, जीएनपी ज्ञात होगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा कि जीडीपी में अगर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जिसका हम लोगों ने देखा कुछ माध्यम है, कौन कौन से माध्यम, उस माध्यम को हम लोगों ने यहाँ पर देखा 3 माध्यम, निजी प्रेषण, फिर विदेशों से प्राप्त ब्याज, फिर विदेशी अनुदान। तो उसमें क्या करेंगे, अगर जीडीपी में जोड़ेंगे तो जीएनपी ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जीडीपी में एक्स माइनस एम, यानी कहने का मतलब अपने देशवासियों के द्वारा अन्य देशों से भेजा गया पैसा तथा अन्य देशवासियों के द्वारा हमारे देश से अन्य देश में भेजा गया पैसा को अगर घटा देंगे, किसमें, दोनों को घटाकर जीडीपी में जोड़ देंगे तब क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और इसके बाद से आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में उस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यह क्या है, जब आप जीएनपी समझ गए तो एनएनपी आसान है। जीएनपी में हम लोगों ने क्या देखा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यह क्या होता है, जब जीएनपी में यानी जब एक वित्त वर्ष में क्या क्या आता है, जब जीएनपी में मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो एनएनपी निकल जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक उसी प्रकार डिप्रिसिएशन है, इसमें मूल्यह्रास को घटाएंगे तो मूल्यह्रास क्या था, मूल्यह्रास था जब किसी वस्तुओं के उपयोग के दौरान उसके मूल्य में गिरावट आती है। गिरावट आने का मतलब क्या हो गया, जब वह वस्तु का उपयोग किया जाता है तो वह घिसता है तथा टूटता फूटता है, उसके कारण मूल्य में गिरावट आती है। इसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में इसका निर्धारण कौन करता है, केंद्रीय एवं वाणिज्य मंत्रालय करता है।
तो जीएनपी में घटाएंगे तो एनएनपी निकलेगा। तो आशा करते हैं एनएनपी भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट बिंदु है एनआई यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्या होता है राष्ट्रीय आय, किस प्रकार से निकलता है, ध्यान से समझिएगा एक एक बिंदु। यानी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या होना चाहिए, आपको एनएनपी मालूम होना चाहिए। आशा करते हैं एनएनपी समझ में आ गया होगा कि जब जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मूल्यह्रास को घटाएंगे तो एनएनपी निकलेगा। तो जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है, यानी इससे समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जाती है। एक होता है, दो प्रकार से, पहला जो होता है वह वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमतों पर, पहला गणना होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमत पर, और दूसरा होता है जो वह होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना साधन लागत पर। एक होता है क्या, मार्केट प्राइस पर, और एक होता है फैक्टर कॉस्ट पर। यही दो होता है एनएनपी का गणना, दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन, एक मार्केट प्राइस पर, एक फैक्टर प्राइस पर। तो क्या होता है कि जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे ही नेशनल इनकम कहते हैं। तो अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि ठीक है एनएनपी का मूल्यांकन जरूर हम साधन लागत पर, साधन लागत होता क्या है। तो आपको यह बता दें कि क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दो माध्यम से की जाती है, एक लागत व मूल्य। अब आपको लग रहा होगा लागत या मूल्य दोनों तो समान पर्यायवाची है। हाँ, एक साधारण व्यक्ति जरूर लागत और मूल्य को एक पर्यायवाची शब्द के रूप में उपयोग करता है, लेकिन अर्थशास्त्र में लागत और मूल्य का अर्थ अलग अलग है। लागत का मतलब हो गया किसी वस्तु का उत्पाद के लिए जो व्यय होता है वह लागत कहलाता है, और जो मूल्य होता है वह लागत पर जो अप्रत्यक्ष कर प्लस उत्पादनकर्ता का जो लाभ जुटता है वह मूल्य कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लागत स्तर पर क्या क्या आता है, राष्ट्रीय आय का निर्धारण तथा मूल्य स्तर पर दोनों तरह से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाता है। लागत स्तर पर जो निर्धारण होता है वह दो तरीके से होता है, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर प्राइस। यानी पहला फैक्टर प्राइस जिसे हम साधन या कारक लागत के रूप में जानते हैं, और दूसरा मार्केट प्राइस जिसे हम बाजार लागत के रूप में जानते हैं। ये दो माध्यम से और दो मूल्य के माध्यम से जो आगे हम लोग देखेंगे। तो उसी में से कह रहा है कि जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत, तो इस साधन लागत को हम लोग कारक लागत भी कर सकते हैं। कारक लागत कहने का मतलब क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट किसे कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट वह कॉस्ट होता है जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के लिए जो आवश्यक, जो जरूरी चीज़ें होती है, जैसे क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, मजदूरी हो गया, बिजली बिल हो गया, ऋण हो गया, किराया हो गया, तो वो सभी चीज़ जो क्या होता है वस्तुओं के उत्पादन से पहले जो उस पर लगता है वह क्या कहलाता है, कारक फैक्टर यानी साधन लागत। और मार्केट प्राइस क्या होता है, जब लागत मूल्य पर जब क्या कहता, उत्पादनकर्ता का लाभ जोड़ा जाता है प्लस अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है, तब वह कहलाता है मार्केट प्राइस। और आपको यह ध्यान में रखना होगा, लागत प्राइस हमेशा मार्केट कॉस्ट से, यानी जो लागत यानी जो साधन लागत है वह हमेशा क्या होगा, बाजार लागत से कम होगा। यानी जो फैक्टर कॉस्ट है वह हमेशा मार्केट कॉस्ट से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि फैक्टर कॉस्ट कौन कहलाता है, यानी कारक या साधन लागत कौन कहलाता है। साधन लागत वह कहलाता है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चा माल, मजदूरी, बिजली बिल, इन सभी का जरूरत पड़ता है, जो साधन लागत में आता है। और मार्केट यानी बाजार लागत में कौन आता है, यानी जब वस्तुओं का मूल्य क्या किया जाता है, उत्पादनकर्ता का उसमें लाभ जोड़ा जाता है प्लस अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया जाता है, तब वह मार्केट प्राइस में आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाजार लागत। तो जब एनएनपी में मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। और दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जब एनएनपी का मूल्यांकन मार्केट प्राइस पर कर उसमें अप्रत्यक्ष
कर को घटाया जाता है तब क्या निकलता है, राष्ट्रीय आय निकलता है। तो दो तरीके से हम लोगों ने देखा। पहला देखा कि जब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है। साधन लागत अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी चर्चा हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं कि साधन लागत को ही कारक लागत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट कौन होता है, किसी वस्तु के उत्पादन से पहले जो उसमें कच्चा मटेरियल, बिजली बिल और मजदूरी जो सभी इसमें लगता है वह साधन लागत में आता है। जब वह वस्तु बन जाता है उसके बाद जो उसमें अप्रत्यक्ष कर और उत्पादनकर्ता का लाभ जोड़ा जाता है तो वह मार्केट प्राइस में आता है। तो साधन लागत पर किया गया, जब किया जाता तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं। उसके बाद दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, लागत मूल्य पर, यानी जब एनएनपी की तुलना मार्केट प्राइस पर की जाती है उसके बाद उसमें अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ा जाता है तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। अब आपको माइंड में उठ रहा होगा कि अप्रत्यक्ष कर क्यों घटाएं, क्योंकि जो नेशनल इनकम का तुलना मार्केट प्राइस पे हो रहा है और मार्केट प्राइस में ऑलरेडी ये इंक्लूड है, तो इसलिए अगर राष्ट्रीय आय की गणना करना है तो ये हो मुख्य रूप से इसमें ए माइनस करते हैं। तो यह हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या क्या इसके फैक्टर हैं। उसके बाद करा राष्ट्रीय आय के वितरण क्षेत्र। राष्ट्रीय आय के जो वितरण क्षेत्र हैं वह 3 प्रकार के हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आपको हम बता दें कि आज़ादी के बाद जो है हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान था वो प्राथमिक क्षेत्र का था, लगभग 50% से अधिक। लेकिन अभी प्राथमिक क्षेत्र का नहीं, तृतीयक क्षेत्र का है। तो अभी प्राथमिक क्षेत्र का 17% योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कौन कौन, कृषि, पशुपालन, वानिकी और खनन। और द्वितीयक क्षेत्र में अभी योगदान कितना हमारे इकोनॉमिक्स में, वह 29% है। कौन कौन आता है द्वितीयक में, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, ये आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। उसके बाद क्या है, तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में कितने परसेंट है, 53.5%। जो उसमें कौन कौन आते हैं, सेवा क्षेत्र, परिवहन, चिकित्सा और शिक्षा। तो आपको ध्यान में रखेंगे अभी हमारे अर्थव्यवस्था में अगर कौन क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है तो वह तृतीयक क्षेत्र है, जिसमें कितना आता है, 53.5% आता है। तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत में कौन कौन आते हैं, सेवा क्षेत्र, परिवहन, उसके बाद चिकित्सा एवं शिक्षा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, नोट, राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ के द्वारा किया जाता है। सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की हमारे देश में गणना की जाती है। ध्यान में रखेंगे इसका गठन 2 मई 1951 के हुआ था। तो अभी जो हमारे देश में है राष्ट्रीय आय की गणना अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन किसके माध्यम से किया जाता है तो वह सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। इसका आधार वर्ष क्या है, 17-18 या पहले 2011-12 ही था, तो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आइए हम लोग आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना लागत या मूल्य। देखिए अभी इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि राष्ट्रीय आय की गणना 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक लागत पर और दूसरा मूल्य पर की जाती है। तो हम लोगों ने लागत पर देख लिया कि किस प्रकार से उसकी गणना की जाती है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा लागत के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने देखा साधन लागत और बाजार लागत। साधन लागत को इंग्लिश में फैक्टर कॉस्ट कहते हैं और बाजार लागत को मार्केट कॉस्ट कहते हैं, जिसे दोनों हम लोगों ने समझा। फैक्टर कॉस्ट कौन आया, यानी जो वस्तुओं के उत्पादन से पहले जो उसमें आवश्यक चीज़ें होती है, जैसे क्या क्या हो गया, मजदूरी हो गया, कच्चा माल हो गया, बिजली बिल हो गया, उसके बाद जो ऋण लिया वो संबंधित वो सभी जो उसमें उत्पादन के दौरान में वो लगता है वो कॉस्ट फैक्टर कहलाता है। उसके बाद मार्केट कॉस्ट कौन कहलाता है, यानी बाजार लागत कौन कहलाता है, जब वस्तुओं के उत्पादन के बाद जब उसमें अप्रत्यक्ष कर तथा उत्पादनकर्ता का लाभ जोड़ा जाता है तो वह क्या कहलाता है, बाजार लागत कहला जाता है, मार्केट कॉस्ट। उसके बाद मूल्य के आधार पर आय की गणना 2 प्रकार से की जाती है। तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि लागत के आधार पर तो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, मूल्य के आधार पर भी करना आवश्यक है। तो उसे हम लोग समझेंगे, मूल्य के आधार पर एक स्थिर कीमत और चालू कीमत के आधार पर की जाती है, जिसे हम लोग स्थिर कीमत को कांस्टेंट प्राइस और चालू कीमत को करेंट प्राइस के रूप में जानते हैं। अब क्या होता है कांस्टेंट प्राइस और करेंट प्राइस, थोड़ा समझेंगे। इसमें क्या होता है, स्थिर कीमत में, कांस्टेंट प्राइस में, जब किसी आधार वर्ष से अब तक के जो उसके मूल्य में वृद्धि होता है वो क्या होता है, उसको वहाँ पर स्थिर मान लिया जाता है।
तो वह स्थिर कीमत होता है। जैसे आधार वर्ष 2011-12 हुआ, अब किसी वस्तु का मूल्य बढ़कर कुछ और हो गया। तो यानी कहने का मतलब वस्तु के मूल्य के लिए चुने गए आधार वर्ष से अब तक जो मूल्य में वृद्धि हुई उसे उस उत्पाद का स्थिर मूल्य का मूल्य कहा जाता है। क्या बोले हम? किसी वस्तु के मूल्य के लिए चुने गए आधार वर्ष से अब तक जो मूल्य में वृद्धि हुई उसे उस उत्पाद का क्या कहते हैं? उस उत्पाद का स्थिर मूल्य का मूल्य कहा जाता है। इसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति, जो मुद्रास्फीति होता है इसमें इसको क्या कर दिया जाता है? स्थिर मान लिया जाता है। इसमें मुद्रास्फीति को स्थिर मान लिया जाता है, स्थिर कीमत हो गया। उसके बाद क्या है? चालू कीमत क्या है? एक करंट प्राइस। इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु को आधार वर्ष से अब तक मूल्य में वृद्धि जो होता है किसी उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य जो अंकित होता है। चालू कीमत क्या होता है? जब कोई आधार वर्ष से अब तक जो मूल्य में वृद्धि हुआ वह क्या कहलाता है? चालू कीमत कहलाता है। यानी जो होता है किसी उत्पाद पर जो क्या होता है? मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य जो अंकित होता है वही कहलाता है करंट प्राइस। इसमें क्या होता है? इसमें कोई आधार वर्ष से अब तक जो मूल्य में वृद्धि हुआ उसको लेकर क्या कहता है? इसमें मुद्रास्फीति जो होता है उसको जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यानी मुद्रास्फीति को इसमें समान नहीं रखा जाता, इसमें जोड़कर वह निर्धारित किया जाता है। तो यह दूसरे भाषा में कह सकते हैं जो भी अधिकतम खुदरा मूल्य होता है, मूल्य अंकित होता है, वही करंट प्राइस कहलाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में समझा। उसके बाद क्या है? पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का, किसी भी क्षेत्र का अगर वहाँ का वास्तविक स्थिति जानना है तो वह जो है सबसे बेस्ट तरीका जानने का वह पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय किस तरह से ज्ञात किया जाता है? यानी जो नेशनल इनकम, जो उसका राष्ट्रीय आय है, जो उस राष्ट्रीय आय को जब कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, जो उसका क्या आता है? पर कैपिटा इनकम आता, वही उसका पर कैपिटा इनकम कहलाता है। जैसे मान लेते हैं किसी देश की जनसंख्या 100 है, वहाँ पर मान लेते हैं कि 20 जनसंख्या है तो इसका पर कैपिटल इनकम 4 आया। किसी देश की जनसंख्या 100 है और वहाँ पर क्या है? जनसंख्या 25 है, तो यहाँ पर 20 तब 5 आया, यहाँ पर क्या हो गया? 4। ये हो गया 4 पर कैपिटल इनकम, 5 हो गया पर कैपिटा इनकम। तो इस तरह से पर कैपिटल इनकम भी निकालने के लिए हम लोग जान गए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या है? पहली बार एनआई, नेशनल इनकम को किसने निर्धारित किया? आप रिकॉल करिए, आप हिस्ट्री में जब हम लोग पढ़े थे तो इसकी चर्चा किए थे कि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यह कब हुआ था? 1867-68 में जब उन्होंने गणना की थी तो 20 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय उन्होंने बताया था। कौन? दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रांड ओल्ड मैन के भी नाम से जाना जाते हैं। तो आप रिकॉल करिए, हिस्ट्री में जाइए, वहाँ भी हम लोग चर्चा किए हैं। उसके बाद वैज्ञानिक आधार पर नेशनल इनकम को किसने निकाला? वह 1931-32 में निकाला गया BKRV राव के द्वारा, जिन्होंने बताया 62 रुपया प्रति वर्ष। तो याद रखेंगे वैज्ञानिक के आधार पर कौन नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय निकाले? 1931-32 में BKRV राव के द्वारा 62 रुपये प्रति वर्ष। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? यह 1949 ईस्वी में किया गया गठन और लागू हुआ ठीक उसके 2 वर्ष बाद 1951 ईस्वी में, जिसको वर्तमान में किसे? CSO के द्वारा जाने जाते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के रूप में जाने जाते हैं, जिसका चर्चा हम लोग यहाँ भी किए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और भी बिंदु है जिसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर बात की जाए कि पूरे देश भारत में सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम कहाँ है तो वह गोवा का है, और सबसे कम पर कैपिटा इनकम कहाँ का है? वह बिहार का है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए कि सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम कहाँ का है तो वह दिल्ली का है। तो इस तरह से इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको देखने में मज़ा आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। तो हमारे क्लास को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनका आने वाला में आगामी एग्जाम है, जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।